नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज हम 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय भारत में मानवीय पूंजी का निर्माण पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के पिछले भाग में मानव पूंजी निर्माण, भौतिक पूंजी आदि के बारे में पढ़ा था तथा यह भी पढ़ा था कि मानव पूंजी का आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है और मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत होते हैं। अगर आपको याद हो तो यह स्रोत थे शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, प्रवास पर व्यय और सूचना पर व्यय। अब हम इस भाग में भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि भारत में इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं तथा भारत ने मानव पूंजी निर्माण में कितनी सफलता प्राप्त की है। हम जानते हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल, प्रशिक्षण, प्रवास और सूचना में निवेश का ही परिणाम है, परंतु इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि, तथा इन सभी क्षेत्रों के दायित्व प्रत्यक्ष रूप से संविधान में स्पष्ट है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी और सामाजिक लाभों को देखा जाता है और यही कारण है कि बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। और हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो भी व्यय किया जाएगा उसका धनात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, परंतु अभी नहीं, दीर्घकाल में। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की प्रमुख आधारशिला होती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आते हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन संघ एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि करते हैं। विश्व में कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत मानव पूंजी निर्माण की ताकत के कारण बहुत तेज गति से विकसित होगा। मैंने आपको पिछले भाग में बताया भी था कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में मानव पूंजी अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। यही कारण है कि भारत अन्य सभी देशों से कुछ ही वर्षों में आगे निकल जाएगा। भारत एक विकासशील देश है जहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है। यह वह लोग होते हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहना पड़ता है। जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर की कौड़ी है। इस स्थिति में सरकार इन लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने पर व्यय करती है, कई प्रकार की योजनाएं बनाती है। पिछले कई वर्षों में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में
बहुत अधिक व्यय किया गया, बहुत अधिक प्रगति भी हुई है। अब आप शिक्षा का अर्थ समझिए कि शिक्षा है क्या। शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान को बढ़ाने तथा कुशलता को विकसित करने के लिए अध्यापन, प्रशिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य हैं कि शिक्षा से अच्छे नागरिक बनते हैं, शिक्षा से विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, लोगों के मानसिक मस्तिष्क का विकास होता है, देश के सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के उपयोग में शिक्षा सहायक होती है। प्रत्येक देश अपनी शिक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक ध्यान देता है, बहुत अधिक व्यय करता है, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा ही एक देश अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक देश चाहता है कि उस देश में साक्षरता दर पूर्ण हो। भारत में अभी साक्षरता दर बढ़ रही है, 100% अभी भी नहीं हुई। शिक्षा पर सरकार बहुत अधिक व्यय भी करती है। 1952 से 2002 के दौरान सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 13.17% लगभग हो गया है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत बढ़कर 4.18 हो गया है। सरकार घरेलू उत्पाद का केवल 4% भाग ही शिक्षा पर व्यय करती है और यह प्रतिशत बहुत ही कम है। आने वाले समय में सरकार को अपने घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ेगा। दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने अपने 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था। 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति, यह एक समिति थी जो सरकार द्वारा गठित की गई थी। उसने यह अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 2007 तक लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप इसका मतलब समझते हैं कि सरकार कितने बड़े स्तर पर शिक्षा पर व्यय करती है। एक पहलू यह भी है कि शिक्षा व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं अर्थात महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में यह व्यय बहुत कम है। सरकार औसत रूप से उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, परंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। यदि हम कुल व्यय एवं प्रति व्यय देखते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। अब हम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि। अब मैं आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताता हूं। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009
पारित किया गया था। यह नियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में 96% बच्चों ने विद्यालयों में प्रवेश लिया। 11 से 14 वर्ष की आयु की कुछ ही लड़कियों को विद्यालयों में शिक्षा छोड़नी पड़ी। यह आंकड़ा 1951 में बहुत अधिक था। कौन सा आंकड़ा? विद्यालय में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का। शिक्षा संबंधी पिछड़ेपन का अगर कोई आज भी प्रमुख कारण है तो वह है सामाजिक एवं आर्थिक निर्धनता। लोगों को शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है। लोगों को आज भी यह नहीं पता कि प्रत्येक मानव के लिए शिक्षा का महत्व क्या है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम भी आरंभ किए, जैसे विद्यालयों में मिड डे मील योजना। यह 1995 में लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, यह सन 2000 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह 2004 में लागू हुआ। 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की संख्या मात्र 2.2 लाख थी, जो कि 2010 में 11.90 लाख हो गई। अब यह आंकड़ा कुछ ही वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ा। अगला हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की एक कड़ी होती है। यह 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। 1950-51 में देश में 7.4 हजार माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 15 लाख थी। परंतु 2007 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 168,000 हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 39.4 लाख पहुंच गई। सन 1988 में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधाएं भी थी। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं, उनके बच्चों की सुविधा के लिए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोले। इस प्रकार की कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई। कई प्रकार के मंत्रालय खोले गए। एनसीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। यह मानव संसाधन विकास के मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां तथा बड़े कार्यक्रम लागू करने में मंत्रालय को सहायता एवं सलाह देना है। यह परिषद स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में शोध का प्रबंध करता है, सहायता करता है, प्रोत्साहित करता है तथा अभ्यास पुस्तिकाएं विकसित करता है और इन्हें वितरित भी करवाता है। 10वीं योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रोत्साहित की गई एक योजना जिसका नाम है विद्यालय में गुणवत्ता सुधार की शुरुआत की गई। अर्थात विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जितना सरकार ला सकती है, प्रयत्न कर सकती है, करे। इसके मुख्य घटक थे विद्यालयों में योग को प्रोत्साहन देना, विद्यालयों में
विज्ञान शिक्षा का सुधार करना, स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय मुखी होना, अर्थात स्कूली शिक्षा पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो, पर्यावरण के बारे में जाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है। लगभग 406 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा के लिए देश में कुल संख्या 13,381 है। उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी करता है और यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला आता है तकनीकी, चिकित्सा तथा कृषि संबंधी शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्था की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सन 1951 में डिप्लोमा स्तर की 43 पॉलिटेक्निक संस्थाएं थी, केवल 43, और आज इनकी संख्या 1418 हो गई है। इसमें प्रतिवर्ष 2.12 लाख विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्था में वृद्धि हुई है तथा अन्य कई प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो अग्रणी है उनके कॉलेज भी खुले हैं। देश में कई अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करता है, जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। इस प्रकार के कई संस्थान हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा इनकी संख्या में लगातार प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के कारण प्रतिवर्ष साक्षरता दर में भी वृद्धि हो रही है। साक्षरता के कारण ही अब समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है। पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है, समाज में लोगों की सोच में भी परिवर्तन होता जा रहा है। इस प्रकार की समानता, लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में अभी और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। अभी हमें 100% साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। भारत में उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का पिरामिड है, जिसका अर्थ यह है कि नीचे की तरफ तो विद्यार्थी बहुत अधिक हैं, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें से कईयों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात शैक्षिक बेरोजगारी। और शैक्षिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत में जनसंख्या का अधिक होना है। भारत में शैक्षिक बेरोजगारी एक समस्या है। सरकार को ऊंची शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए, जो सरकार अपनी तरफ से करती भी है, तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्तर में सुधार भी लाना चाहिए। भारत में शिक्षा अभी भी एक
चुनौतीपूर्ण समस्या है। सभी के लिए शिक्षा ये अभी एक सपना ही है जिसे पूरा करना है और हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पूंजी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है तथा कुछ निजी क्षेत्रों द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए इनका शोषण भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा सरकार का ही अधिकार है। कुछ निजी क्षेत्र भी हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका संचालन करते हैं। उनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं है और यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। आज के भाग में हमने पढ़ा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण कैसा है, भारत ने मानव पूंजी निर्माण में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है तथा दूसरी तरफ हमने यह भी पढ़ा कि मानव पूंजी निर्माण की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सरकार तथा विभिन्न क्षेत्रों को सहनी पड़ रही हैं और आने वाले समय में पूंजी निर्माण के लिए, मानव पूंजी निर्माण के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। आशा करता हूं आज की कक्षा में आपको मानव पूंजी निर्माण के बारे में अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। नमस्कार।